हेलो। जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंतर्गत प्यारे दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा उपसर्ग। और उपसर्ग के बेसिक क्वेश्चंस हमने कल कर लिए थे। आज हमें करने हैं संस्कृत में संस्कृत के उपसर्ग। और संस्कृत के जो उपसर्ग है जी, उसमें से कुछ आपको कल बताए गए थे, आज उससे आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में एक उपसर्ग पर आता है, एक उपसर्ग प्रति का प्रयोग करते हैं, एक परी का प्रयोग करते हैं, परा का प्रयोग करते हैं संस्कृत में। इसके बाद उप का प्रयोग होता है, सम उपसर्ग का प्रयोग होता है। इसके बाद यहाँ पे सो का उपसर्ग का प्रयोग होता है, को का हम प्रयोग करते हैं, सो को का प्रयोग होता है, वी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, वी। क्लियर। ऐसे ही हम ने उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, इसको तो हम इधर दिखाएंगे, ठीक है। अब पहले इनको देख लेते हैं करके कि किस तरीके से हम यहाँ इनका प्रयोग कर रहे हैं। इसका प्रयोग हम प्रकार में भी करते हैं, प्रवेश, प्रहार, प्रकाश, परक्रम। क्लियर। इसका प्रयोग हम प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्येक, प्रत्यूष, प्रत्याहार, इसका प्रयोग परिवर्तन, परिपूर्ण, परिहार, परिकर, परिकर कहते हैं नौकर को, परिहार। इसके बाद पर्याप्त और पर्यावरण। कुछ में आप डायरेक्ट संधि करके बताओगे और कुछ में आप बिना संधि के, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं, ये आपको यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि इसमें प्रति है, लेकिन इसमें प्रति और अक्ष, प्रति और एक, प्रति और ऊस, प्रति और आहार। तो कुछ तो ऐसे होते हैं जहाँ आपको डायरेक्ट क्लियर है, लेकिन कुछ में आपको संधि विच्छेद के माध्यम से यहाँ पे प्यारे दोस्तों उपसर्ग की पहचान करनी होती है। अब इसमें आपको डायरेक्ट दिखा है, परिकर कहते हैं नौकर को, ठीक है। परिपूर्ण, परिवर्तन में परि दिखाई। अब यहाँ क्या है, परि और आप्त, पर्याप्त, परि और आवरण, पर्यावरण, तब पता चलेगा, ये ध्यान रखना। इसके बाद में यहाँ पे देखो जी, ये क्या है, पराक्रम, पराभव, पराजित, पराजित, राज्य, ऐसे ही यहाँ पे प्रयोग करेंगे हम उपमान, उपवन, उपसमीप,
ऐसे ही संस्कृत, संस्कार, संस्कृति, संस्करण, तो ये सारे के सारे क्या हैं। अब यहाँ पे व्यंजन संधि की कंडीशन अप्लाई हो गई ना, इस मैं के स्थान पे अनुस्वार, मैं के स्थान पे, मैं के स्थान पे अनुस्वार, इसमें डायरेक्ट आप क्लियर कर रहे हो। अब यहाँ देखो, सुपुत्र, सुपात्र, सुयोग्य, स्वागत, स्वच्छ, ऐसे ही कुपुत्र, कुमार्ग, कुसंगति, कुसंग बुरी संगति, कुपात्र, ऐसे ही यहाँ पर विज्ञान, विन्यास, विशुद्ध, विकिरण, इसके बाद में फिर यहाँ पे करेंगे जी हम प्रयोग इसका। नहीं, हमारा मूल उपसर्ग होता है, इसके स्थान पे हम इसका भी प्रयोग कर लेते हैं, इसका भी प्रयोग करते हैं और इसका भी प्रयोग करते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपसे कोई पूछे कि नी शब्द में बताइए कि कौन सा उपसर्ग है, निःशुल्क, नि शब्द निःशुल्क, ऐसे ही यहाँ पर निर्धन, निर्विरोध, निर्दय, निराशा, निरादर, यहाँ पे निसंदेह, निस्तेज, यहाँ पे निष्फल, निष्काम, निष्फल, निष्काम, निष्कलंक, तो इन सब में यहाँ से लेके यहाँ तक ये मूल उपसर्ग यही है। जब तक ऑप्शन में ये दिया होगा इन सभी शब्दों में ये लगा है। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग होता है अभाव, इसका मीनिंग होता है बिना, इसका मीनिंग होता है रहित। तो इन सभी शब्दों में मूल उपसर्ग क्या है? ये वाला नहीं। लेकिन कई बार ये ऑप्शन में नहीं देगा आपको विसर्ग के साथ में, ठीक है, वो आपको ऑप्शन में ये देगा। तो इन सब में तो फिर ये होगा। अगर उसने ये दिया हुआ है और ये ऑप्शन में है नहीं तो फिर इन सब में ये होगा। ये ऑप्शन में अगर नहीं है तो इन सब में ये होगा। और दूसरा नोट करके आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला जो नहीं होता है इसका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। नी जो है हिंदी का उपसर्ग है, इसका उपसर्ग है हिंदी का उपसर्ग। अब इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा निडर, और इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा निकम्मा, एनीथिंग और भी। तो हिंदी के उपसर्ग हिंदी के तद्भव शब्द बनाएंगे,
संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत के तत्सम शब्द बनाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें तो क्लियर है ही कि निःशुल्क नि शब्द के अंतर्गत हम नि का प्रयोग करें, लेकिन इन सब में भी मूल उपसर्ग हमारा यही है। अगर ऑप्शन में ये भी दिया है ये भी है तो राइट आंसर ये होगा। ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है और ये भी है, राइट आंसर ये होगा। इनमें से पूछ रहा है ऑप्शन में ये भी दिया है लेकिन राइट आंसर अगर ऑप्शन में ये है तो ये होगा। जब ये नहीं होगा इनमें आप इसको मानोगे, इसमें इसको मानोगे, इसमें इसको मानोगे। तो ये ध्यान रखना है आपको, जब तक ऑप्शन में ये वाला नहीं है इन सब में नहीं उपसर्ग होगा। ऐसे ही यहाँ पर ये ध्यान रखना है। जी, इसके अंतर्गत दू, यहाँ पे दुर, दुस, ये दुस और ये दुस, और यहाँ ये वाला निस। अब पहले इसको समझो। इसमें शब्द आ गया निश्चित, ये उपसर्ग हो जाएगा। इसमें निश्चय, इसमें निश्चल, ठीक है जी। निशंक, निशंकु, तो इन सब में क्या है जी, जब तक ऑप्शन में ये दिया हुआ है राइट आंसर ये होगा, और जब ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर राइट आंसर इनमें ये होगा। यानी कि आपको ये बताया गया था कि यहाँ पर ये वाला, अगर ये वाला विसर्ग आता है और इसके बाद में ये वाला से है, ये वाला से है और ये वाला से है, तो इन सब का परिवर्तन किस में हो जाता है? इन सब का परिवर्तन विसर्ग में। विसर्ग संधि में ये तो बताया गया था, तो ये विसर्ग में बदल जाते हैं और विसर्ग इन वर्णों में बदल जाते हैं। ये सारी वही कंडीशन है ये वाली, ठीक है। तो विसर्ग का रे से में परिवर्तन, ठीक है, तो यही है। विसर्ग विसर्ग में बदलेगा, ये वाले वर्ण विसर्ग में बदलेगा, ठीक है। तो रे भी परिवर्तन होगा। अब यहाँ पे यही है सारे के सारे, ये वाला रे है, ये वाले विसर्ग हैं, ये सारे बदल रहे हैं आपके इनके अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी देखो, इसमें भी वही है। इसमें हम क्या कहेंगे? विसर्ग तैरने वाला रे, दंतव्य से, तालव्य से और मूर्धन्य से, इन सब का परिवर्तन किस में होगा? इन सब का परिवर्तन होगा आपका यहाँ विसर्ग में। ये सारे के सारे विसर्ग संधि के भी उदाहरण हैं, ये आपको ध्यान रखना। विसर्ग बदल गया वर्ण, तो आप एक पंथ तीन काज कर रहे हो। ये सारे के सारे शब्द आपके क्या हैं?
तत्सम है, संस्कृत के शब्द है। क्यों? क्योंकि इसमें संस्कृत के उपसर्ग लगे हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पर इनके अंतर्गत विसर्ग संधि है। क्या है? विसर्ग संधि। और तीसरा आप कौन सा कर रहे हो? उपसर्ग। तो एक पंथ तीन काज हो गए। तो आपसे उपसर्ग की पहचान करवा सकता है, संधि विच्छेद पूछ सकता है, संधि का नाम पूछ सकता है, और तत्सम है। तो ये सब तत्सम भी है, विसर्ग संधि के उदाहरण भी है, और इन सब में अन्य उपसर्ग। ऐसे ये भी है, ये सारे के सारे आपके क्या है? तत्सम शब्द हैं। ये भी सारे के सारे आपके क्या है? तत्सम शब्द हैं। अब जिन्होंने संधि पढ़ी है उनमें से किसी बच्चे को दिक्कत नहीं, वो यहाँ तुरंत बताएगा कि सर ये जो है सु और आगत से मिलके बना है। ठीक है, सु और आगत कौन सी संधि है? बीच में वह पहले आधा व्यंजन यण संधि। ऐसे ये किससे मिलके बना है? ये सु और अच से मिलके बना है। इधर से उ और ए मिलके वह बना, बीच में वह पहले आधा व्यंजन यण संधि। तो वो आपसे संधि में पूछे, उपसर्ग में पूछे, तत्सम में पूछे, शुद्ध वर्तनी में पूछे, तो एक ही टॉपिक को डायरेक्ट अपने दिमाग में नहीं लेके आना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी दिया गया है उसको उसी रूप में करोगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके उन टॉपिक से भी पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि यहाँ पर वो शुद्ध वर्तनी के रूप में आए, तत्सम के रूप में आए, संधि के रूप में आए, या उपसर्ग के रूप में आए, या शाब्दिक अर्थ के रूप में आए। अब यहाँ कुमार्ग, बुरा मार्ग, कुसंगति, बुरी संगति, कुसंग, जिसका बुरा साथ है वो कुसंग कहलाता है। कुपात्र, जो किसी कार्य के लिए उपयुक्त ना हो वो कुपात्र हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाओ आप, इनके करो सारे। इससे क्या बनेगा शब्द हमारे? इससे शब्द बनेगा दुश्चिंता। इससे शब्द बनेगा दुर्दशा, दुर्दिन, दुर्गम। इससे क्या बनेगा? दुस्साहस। क्या है जी? दुस्साहस। इससे शब्द बनेगा दुश्चरित्र। इससे शब्द बनेगा दुष्कर, दुष्परिणाम, दुष्वार, दुस्तेज। तो ये सब क्या है जी आपके? इनमें दो उपसर्ग लगा। मूल रूप से इन सब में जो उपसर्ग हैं वो सब का उपसर्ग यही है इन सभी शब्दों में, क्योंकि मूल शब्द यही है, मूल उपसर्ग यही है। इसका अर्थ क्या होता है? बुरा होता है। और इसका अर्थ क्या होता है? कठिन होता है। अब जब वो ऑप्शन में ये नहीं देगा, आपको ध्यान रखना है, जब ऑप्शन में वो ये नहीं देगा तब इसके अंतर्गत ये उपसर्ग होगा, इनमें ये होगा, इनमें ये होगा और इनमें ये होगा। लेकिन फिर यहाँ आपको नोट करके लिखना है। तो नोट करके क्या लिखना है? ये वाला जो दो है, दो उपसर्ग हिंदी का है, हिंदी का है। इससे क्या बनता है? दो काल, बुरा काल। क्लियर? तो यहाँ दोपहर, इससे क्या बनता है? दोपहर। तो ये जो दोपहर है, दो काल है, ये हिंदी के शब्द हैं। तो ये तद्भव शब्द हैं, ये सारे के सारे आपके तत्सम शब्द हैं। ये तत्सम क्यों हैं? क्योंकि इसमें यहाँ आधा विसर्ग लगा है, इसमें क्या है? आधा व्यंजन है, इसमें तैरने वाला रह है, तत्सम है। इसमें क्या है? आधा व्यंजन है, इसमें आधा व्यंजन है, इसमें आधा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, इसमें आधा व्यंजन है, इसमें आधा व्यंजन है, इसमें आधा व्यंजन है, इसलिए तत्सम है। फिर तत्सम क्यों है? इसमें मूर्धन्य से है और यहाँ तालव्य से लगा है, इसलिए है। फिर क्यों है तत्सम? क्योंकि इसमें संस्कृत के उपसर्ग लगे हैं। तो जब संस्कृत के उपसर्ग लगे हैं तो संस्कृत के शब्द बनाएगा। तो उपसर्ग जिस भाषा का होगा शब्द भी उसी भाषा का होगा। उपसर्ग हिंदी का है, शब्द हिंदी का तद्भव बनेगा। तो अगर ये विसर्ग तो आया है आपका यहाँ पे इस दो के साथ में, तो ये संस्कृत का है, और ये नहीं आया है तो ये हिंदी का है। तो यानी कि इस दो का प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं। और ऐसे ही प्यारे दोस्तों
इस नी का प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं, ठीक है। ये कहाँ लिखवाया गया था, ये वाला नी, इस नी का प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं। तो वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये 3 गलतियाँ आप लोग करते हो, ये 3 गलतियाँ आप लोग करते हो। एक गलती तो आप करते हो, इसके और इसके अंतर को नहीं समझ पाते। ये नी हिंदी का उपसर्ग, ये नी क्या है, ये नी हिंदी, और ये वाला नी संस्कृत। ऐसे ही ये वाला दू, ये वाला दू हिंदी, और ये वाला दू संस्कृत। ऐसे ही ये वाला अन हिंदी, ये हिंदी है, और ये वाला अन ये संस्कृत। ये क्या है सर, और बहुत ज़्यादा गलतियां बच्चे यहाँ पे करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये क्या है, इससे शब्द क्या बना रहे थे आप, निडर, निकम्मा, और भी बन जाएंगे। इससे शब्द क्या बना रहे थे, निशब्द, निःशुल्क। इससे शब्द क्या बना रहे थे, दोपहर, दोकाल। इससे शब्द क्या बना रहे थे, दुश्चिंता, दुष्परिणाम। इससे शब्द क्या बन रहे थे, अनबन, अनमोल, अनबन, अनमोल, अनहोनी, अनकही। इससे शब्द क्या बन रहे थे, अनुचित, अनधिकार और अनहित। ये आपको ध्यान रखना। कुछ क्लियर हुआ? इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां बच्चे करते हैं। तो ये वाला बिना विसर्ग के नहीं हिंदी का है, बिना विसर्ग के दो हिंदी का है, बिना हलंत के। इसका मतलब ये हुआ कि हम विसर्ग का प्रयोग, हलंत का प्रयोग संस्कृत में करते हैं। इसमें करते हैं, संस्कृत में करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है जी आपको। तो जो हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पे मेरी साहित्य की जितनी क्लास है उसका अगर आप नोट्स तैयार करते हो, हालांकि आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरी बुक तैयार हो गई है, बस उसको प्रिंट करवाना है। उसके अंतर्गत वो सारी चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाना नहीं है, ठीक है। यहाँ तक अगर चीज़ें समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें? जी जी। स्वच्छंद में व्यंजन संधि है, ठीक है। यदि किसी स्वर के बाद 6 वर्ण आए तो बीच में 6 आ जाता है पंकज जी, तो वो बताया व्यंजन संधि में, और स्वागत बताया आपको यण संधि में, सु और आगत से मिलके बनती है। स्व मतलब अपना, सेल्फ, वहाँ वो निपात शब्द है, वहाँ सु उपसर्ग नहीं है स्वच्छंद में। और स्व मतलब अपना, तो स्व शब्द का प्रयोग संस्कृत में निपात के रूप में होता है, हिंदी में उसके स्थान पे अपने का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई जी आपको। अब आ जाते हैं इससे आगे की चीज़ में।
यहाँ हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी में आप किस उपसर्ग का प्रयोग करोगे? हिंदी में आप ए का प्रयोग करते हो, अन का प्रयोग करते हो, बिन का प्रयोग करते हो, उन का प्रयोग करते हो, अद का प्रयोग करते हो, नी का प्रयोग करते हो, से का प्रयोग करते हो और कै का प्रयोग करते हो। इनके अलावा भी हम हिंदी के कुछ और शब्दांश उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। इससे शब्द क्या बनेगा? अजान। इससे क्या बनेगा? अन, बन, अनमोल। इससे क्या बनेगा? बिन खाया, बिन कहा, बिन बताया। इससे क्या बनेगा? 39। इससे क्या बनेगा? अध पका, अध जला, अध खिला, अध कचरा। इससे क्या बनेगा? निडर। इससे क्या बनेगा? यहाँ पे सपूत। और इससे क्या बनेगा? कपूत। अब ये हिंदी के उपसर्गों से शब्द बने हैं, इसलिए सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे? आपके तद्भव हिंदी के कहलाएंगे। तो ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? आपके तद्भव हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग जिस भाषा का होगा शब्द भी उसी भाषा के होंगे। ऐसे ही अंग्रेजी के उपसर्ग क्या है जी? अंग्रेजी के उपसर्ग ये क्या है? सब, चीप, हेड, जर्नल, हाफ, इससे क्या बनेगा? सब डिवीजन, सब इंस्पेक्टर। इससे चीफ जज, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी, हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल। जर्नल स्टोर, जर्नल मैनेजर। हाफ टाइम, हाफ शर्ट। तो ये क्या है जी? ये अंग्रेजी के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अंग्रेजी के उपसर्गों से सारे के सारे विदेशी शब्द बने जिनको हम आगत शब्द कहते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है जी आपके? ये सारे के सारे अंग्रेजी के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द। इनको हम विदेशी शब्द भी कहते हैं, विदेशी शब्द। इनको हम आगत शब्द भी कहते हैं क्योंकि ये बाहर से आए हुए हैं। तो जो बाहर की भाषाओं से आए हैं उनको हम आगत कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? तो ये विदेशी शब्द हैं, ये क्या हैं आपके? आगत शब्द। जी करण जी, यूट्यूब चैनल का नाम हिंदी बाई अरुण सर। ठीक है, आप हिंदी बाई अरुण डालोगे तो भी
अपने आप चैनल आ जाएगा। शाम को क्लास आपको लेना है, आज लेंगे, कल तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये क्या है आपके अंग्रेजी के शब्द विदेशी, इनको हम आगत शब्द भी कहते हैं। ये शब्द क्या है जी आपके सारे के सारे, ये सारे के सारे जितने भी ये शब्द बने हैं ये आपके तद्भव शब्द हैं, ये आपके हिंदी के शब्द हैं। ये क्या है आपके, क्योंकि हिंदी के उपसर्गों से जो शब्द बने हैं वो आपके हिंदी के हों। इसके बाद यहाँ पे देखो जी, उर्दू के उपसर्ग। तो उर्दू के उपसर्ग क्या है जी, उर्दू के उपसर्ग में यहाँ पे हमने प्रयोग किया ला, अल, बिल, कम, अहम, सर, बे, बा, बद। ये सारे के सारे क्या हैं उर्दू के उपसर्ग। इनसे कौन सा शब्द बनेगा, ला इलाज, लाचार, लाजवाब। इससे क्या बनेगा जी, अल-कायदा, अल-बेला, अल-मस्त। अलबत्ता भी बनेगा इससे, बिल्कुल, बिलावल, कमजोर, कमसीन, कम वक्त, कम अकल। ऐसे ही हमराज, हमराही, हमजोली, हमसफ़र, हमदर्द, सरकार, सरदार, सरकारी। बेवफा, बेहया, बेशरम, बेकार। बाकायदा, बाइज्जत, मुलाजिम, बद सूरत, बदकिस्मत, बदहया, बददस्तूर। ये सारे के सारे क्या हैं जी आपके विदेशी शब्द। इनको हम क्या कहते हैं, ये सारे के सारे आपके यहाँ ये विदेशी शब्द हैं। इनको हम आगत शब्द भी कहते हैं। इन्हीं को हम
उर्दू के शब्द भी कहते हैं। तो उर्दू के शब्द क्या है? विदेशी शब्द है, आगत शब्द है, बाहर से आए हुए आगत हैं, विदेशी भाषा से लिए गए हैं इसलिए विदेशी शब्द है। उर्दू के उपसर्गों का प्रयोग है इसलिए क्या कहलाए? उर्दू के उपसर्ग। अब आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हम उर्दू के अंदर इनका प्रयोग करते हैं। एक, कै, गै, जै और फै, ये 5 ध्वनि होती है जिनको हम आगत ध्वनि कहते हैं। इनके लेफ्ट साइड में यहाँ बिंदी लगी होती है जिनको बिंदु तल कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं हम? आगत ध्वनि, जो हमने बाहर से प्रयोग की। और इन ध्वनियों की संख्या कितनी होती है? 5। तो ये 5 वर्ण होते हैं जिनके लेफ्ट साइड में नीचे की ओर बिंदु लगता है। एक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हुए, उन्होंने अरबी फारसी मिश्रित हिंदी पर प्रयोग करने पर बल दिया और उनका विरोध किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह ये कह रहे थे कि हम उर्दू अरबी फारसी शब्दों के स्थान पे संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग करेंगे और उस भाषा को हम कहेंगे संस्कृतनिष्ठ हिंदी। तो आधुनिक हिंदी जो आज के दौर में हम प्रचलन में लाते हैं बोलने में लिखने में, वो संस्कृतनिष्ठ हिंदी कहलाती है, उसको हम आधुनिक हिंदी कहते हैं। लेकिन इस हिंदी से पहले हम प्राचीन हिंदी प्रयोग कर रहे थे, और जो प्राचीन हिंदी है वो अरबी फारसी मिश्रित हिंदी है, जहाँ तत्सम शब्दों के स्थान पे हम अरबी फारसी उर्दू के शब्दों का प्रयोग करें। तो जब उर्दू के शब्दों का हिंदी में हम प्रयोग कर रहे हैं तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने ये व्यवस्था की कि जब हम उर्दू के शब्दों को, जो कि आमतौर पे इस रूप में लिखे होते हैं, ये आपके उर्दू लिखते हैं, इन शब्दों का जब इन देवनागरी की लिपि में प्रयोग करोगे, उर्दू तो ऐसे लिखी जाती है, तो इन शब्दों का जब देवनागरी की लिपि में प्रयोग करोगे तो जहाँ भी के आएगा उसके नीचे लेफ्ट साइड में, जहाँ भी खे, जै या फे आ जाए लेफ्ट साइड में उनके नीचे बिंदी लगाएंगे। जैसे यहाँ ला इलाज में आपको ध्यान रखना, यहाँ बिंदी लगेगी, ये ठीक है। लाजवाब में यहाँ बिंदी लगेगी, इसमें अलकायदा में यहाँ लगेगी, इसके बाद बिल्कुल में यहाँ लगेगी, कमज़ोर में यहाँ, कमसीन में यहाँ, कम वक्त में यहाँ, ठीक है। हमराज में जय के नीचे, ऐसे ही यहाँ हमजोली में, हम सफ़र में फे के नीचे, सरकार में कह के नीचे, यहाँ पे सरकारी में कह के नीचे, यहाँ फे के नीचे, ऐसे ही यहाँ कह के नीचे, इसमें बाकायदा में कह के नीचे, इसमें यहाँ जय के नीचे, आधा हो या पूरा हो यहाँ पे जय के नीचे, इसके बाद बदकिस्मत में यहाँ पे। तो यानी कि आप इन बिंदुओं से भी पहचान सकते हो। इसको नुक्ता या बिंदु तल बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? नुक्ता या बिंदु तल। अगर किसी शब्द के नीचे कै, खे, गे, जय में अगर बिंदु तल नुक्ते का प्रयोग किया तो वो उर्दू के शब्द है, अरबी फारसी के शब्द है, वो विदेशी शब्द है जिनको हम आगत शब्द कहते हैं। तो ये 5 ध्वनि हमारी क्या है? आगत ध्वनि। ध्वनि मतलब वर्ण, 5 वर्ण, 5 अक्षर क्या है हमारे? आगत। जब भी हम इनका प्रयोग करेंगे तो वे उर्दू के शब्द बनेंगे, विदेशी शब्द बनेंगे। तो ये क्या थे जी आपके प्यारे दोस्तों, ये था आपका उपसर्ग वाला टॉपिक। उम्मीद करता हूँ अगर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। अब मुझे आपको ये बताना है, ठीक है, कि हम कहाँ पर किस रूप में इन शब्दों का प्रयोग करते आए हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। संरक्षित, निराभिमान, सुव्यवस्थित, सहकाम, निरामिष, साकार, सहपरिवार,
सुकन्या, विश्वकन्या, वियोग, संहार, हमदर्द, आगच्छति, परहर्ति, आरण, स्वर रचित, वेदम। मेरे क्वेश्चन आपसे ये है, हाँ, मोनिंदर यादव जी, हाँ रिकॉर्डिंग क्लास चलती है, लाइव तो कभी चलती नहीं, ठीक है, क्योंकि लाइव में आएंगे तो राजा बन जाएंगे ना, वो बनना नहीं चाहते हैं हम। एक से एक महानुभाव। क्वेश्चंस आपका यह है कि किस में उर्दू का उपसर्ग प्रयोग हुआ है, किस में हिंदी का उपसर्ग प्रयोग है, किस में संस्कृत का उपसर्ग प्रयोग है, कौन सा ऐसा शब्द है, ये जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे ध्यान से सुनो। निम्नलिखित में से किस शब्द में उर्दू के उपसर्ग का प्रयोग किया गया, निम्नलिखित में किस शब्द में हिंदी के उपसर्ग का प्रयोग है, निम्नलिखित में किस में संस्कृत के उपसर्ग का प्रयोग है, कौन सा शब्द बिना उपसर्ग वाला है, कौन सा शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से निर्मित है, निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग ऐसा है जिसमें कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, यही पूछा जाता है। या फिर वो क्या करेगा, चार ऑप्शन देगा आपको और चार चार शब्द देगा एक ऑप्शन में, किस में उपसर्ग से निर्मित शब्द है, किस में उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, किस में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से निर्मित शब्द है और किस में केवल उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। तो इस तरीके से आपसे पूछेगा, ठीक है जी। तो जहाँ शब्द के बीचों बीच एक मात्रा हो वहाँ गुण संधि बताइए, ठीक है जी। तो इसका मतलब एक है जी, आपने जो पहली क्लास है संधि वाली वो समझ में नहीं आई आपकी, ठीक है। तो जब वही आपने समझ में नहीं आया तो फिर यहाँ तो आपको समस्या होगी, इसलिए कह रहा हूँ कि सारी क्लास रेगुलर अटेंड करना ज़रूरी है, ठीक। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये क्या है आपका, ये सम रक्ष और इत से मिलके बना है, ये आपका यहाँ पर नी अभी और मान से मिलके बना है, ये आपका सु, यहाँ पे क्या है दूसरा शब्द, यहाँ व्यवस्थित, व्यवस्थित में भी वी उपसर्ग है, ठीक है। ये यहाँ से और काम है, ये यहाँ नी और आमिष है, निरामिष, ठीक है। ये क्या है, नी और आमिष निरामिष। ये से और आकार है, ये से और परिवार, इसमें सु और कन्या। ये ऐसा है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ये क्या है जी, वी और योग है। और ये क्या है जी, सम और हार है। यहाँ पर क्या है जी, ये हम उर्दू का उपसर्ग है, हम और दर्द। और ये क्या है जी, आ और गच्छति। ये ज़रूरी नहीं है, क्रियाओं में भी आ सकते हैं ये क्या है जी, इसमें पर हरती। और ये क्या है,
आ और हरण है, और इसमें क्या है जी, कोई उपसर्ग नहीं है, और ये क्या है जी, उर्दू के उपसर्ग से बना। इस तरीके से आपसे शब्द पूछे जाते हैं, आपने तो बताया ही नहीं। ठीक है, जब आपको बोला जाता है कुछ करने के लिए तो उस समय करो मत। ठीक है, हाँ नोट्स दे दीजिए सर। नोट्स में ना चमत्कार है, जैसे नोट्स लोगे ना, अलादीन का चिराग है नोट्स। ठीक है, जैसे टच करोगे नोट्स को झंझनाहट आएगी हाथों में, और वो झंझनाहट पहुँचेगी सारी ब्रेन के अंदर। जिस तरीके के आपके मैं कमेंट पढ़ता हूँ आपको बुरा लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ अपनी समझदारी से आगे बढ़ना चाहते हो, और यहाँ आपको ये नहीं पता है कि जब 15 लाख बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है तो एक से एक बच्चा करीम है, और उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नौकरी ले चुके हैं, जो कोई यूपी पुलिस कांस्टेबल है, कोई एसएससी जीडी में भर्ती है, कोई प्राइमरी टीचर बना है यूपी के अंदर या दूसरे स्टेट में। बहुत सारे ऐसे थे जो यूपी में प्राइमरी टीचर थे, सब इंस्पेक्टर भर्ती ज्वाइन की, क्योंकि शरीर ठीक ठाक था, उनका नेचर उस तरह का था कि उनको सब इंस्पेक्टर ही ज्वाइन करना था। तो आप अभी लोग गलत फहमे में हो, अभी तो आपको नोट्स चाहिए। तो ये क्या चल रहे थे यहाँ पे, मैं शादी करा रहा था यहाँ, ये नोट्स ही तो थे। अभी पहले बच्चों की तरह आप अंदाज़ा लगाइए, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ 15 लाख बच्चे परीक्षा देंगे, 100% 15 लाख बच्चे परीक्षा देंगे, उसमें से आपको अपनी नौकरी लेनी है, उसमें से सीट निकालनी है, और आपका ब्रेन क्या काम कर रहे हैं, आपका आईक्यू लेवल कितना है। तो ये चीज़ें समझ में ज़रूर आएगी आपको, लेकिन अभी नहीं, 3 महीना 4 महीने बाद पता चल जाएगा कि नहीं, पढ़ने का तरीका जो हम सोच रहे थे वो सही नहीं था, बल्कि इस तरीके से हमें पढ़ना था। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप तरीका बदल लो, क्योंकि इस तरीके से आप अनेक एग्ज़ाम दे चुके हो, पहले आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, और उसका रीज़न यही था कि आपका रास्ता तो सही था, लेकिन उस रास्ते पे चलने का तरीका सही नहीं था। तो उस रास्ते में बहुत सारी चीज़ हैं, अब जाना तो आपको मंजिल पे, उसमें आप मज़ा लेने लगे, जी बारिश आ रही है चलो जी अब रुक जाओ, पेड़ पौधों का मज़ा लेने लगे, कहीं फल मिलने लगे फ्री में तोड़ के खाने लगे। अरे लक्ष्य पे पहुंचना है, दाएं बाएं कितने भी प्रलोभन आए, कितने भी बाधाएं आए, कितने भी कांटे आए, सबको पार करके आगे बढ़ना है, ध्यान ही नहीं देना उन चीज़ों पर। ये सारी आपके काम की चीज़ है, आपको यहाँ समझाया फिर इम्प्लीमेंट करके दिखाया। और फिर हिंदी भाई अरुण यूट्यूब चैनल पे आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और एक प्रैक्टिस आपकी चल रही है कैरेबिल स्टेट एग्जाम पे। तो यहाँ पे ये सम रक्ष यहाँ क्या है, क्रिया है, जिसको संस्कृत में धातु कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, जिसका अर्थ होता है रक्षा करना। तो ये सम उपसर्ग और इत क्या है, आपका प्रत्यय। ये एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों थे। इसमें 2 उपसर्ग वाला आपका शब्द था, इसमें भी 2 उपसर्ग है, यहाँ पे वी उपसर्ग है, ये वी और अवस्थित से बना, इधर से ई और ए आएगा, ये क्या हो जाएगा, ए स्थित। ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ करके। ये शब्द है आपका व्यवस्थित, ये क्या बन गया आपका, यहाँ पे ये बन गया, इधर से क्या आया ई, इधर से क्या आया ए, ई और ए मिल के क्या बन गया, ये है। कहाँ है ये वाला, ये वाला जो ये बना है वो ये बना है। जब इसमें से आपने ये निकाल लिया ई यहाँ, तो इधर से क्या बचेगा, आधा है, इसमें से ए निकाल लिया आपने, ठीक है, तो इधर से क्या बचेगा, ये इधर ये बचेगा। जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, व्यवस्थित। क्लियर। 2 उपसर्ग है उसमें, मैंने जानबूझ के एक क्यों लिखा था, ताकि आप कोशिश तो करो। तो इसमें सु और वी 2 उपसर्ग है, इसमें क्या है, यहाँ काम मूल शब्द है, से उपसर्ग है, इसमें आमिष मूल शब्द है, नी उपसर्ग है। इस वाले उपसर्ग का ही रे में परिवर्तन हुआ है, और ये रे आपको ध्यान रखना है, आधा और ये मिलके आ, यहाँ आपका रा बना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे ये क्या है, से और आकार है, तो सा नहीं, इसमें क्या है, आ, इसके साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, सा। इसमें क्या है, यहाँ वार, कोई मूल शब्द नहीं है, पूरा परिवार है, परिवार में परि उपसर्ग नहीं है, क्योंकि मूल शब्द होना चाहिए, वो है ही नहीं यहाँ, तो इसमें केवल एक उपसर्ग है। सुकन्या में मूल शब्द है, आगे जो शब्दांश बचा उपसर्ग है। योग निकाल लिया, आगे जो शब्दांश बचा मूल शब्द है, ये निकाल लिया, मैं के स्थान पे ही अनुस्वार आया है, तो पीछे से मूल शब्द अगर अलग कर दोगे, आगे जो शब्दांश बचेगा
वो भी उपसर्ग है, या फिर आपको पढ़ाया जा चुका है कि हम उर्दू का उपसर्ग होता है, इसलिए मूल शब्द दर्द है, हम शब्दांश हो गया। यहाँ गच्छति मूल शब्द है, शब्दांश हो गया। अर्ति मूल शब्द है, आगे शब्दांश उपसर्ग हो गया। रण मूल शब्द है, आगे शब्दांश हो गया। दम मूल शब्द है, आगे जो शब्दांश है वो कहलाया आपका उपसर्ग। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों ये था हमारा उपसर्ग वाला टॉपिक। और जो नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को, उस मंडे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रत्यय को। एक बार मैं चाहता हूँ अपना फीडबैक, क्योंकि मैंने करा दिए आपको 3 टॉपिक, ये करेंगे हम मंडे को। प्यारे दोस्तों अब तक जो मैंने समझाया आपको, तो मेरा कहना ये है कि मैंने वर्णमाला में भी आपको 50% नई चीज़ सिखाई। वर्णमाला मेरा कहना ये है कि मैंने संधि में भी ये सारे टॉपिक आप अनेक बार पढ़ चुके थे, ठीक है। और ये 3 टॉपिक मेरे पूरे हो गए हैं। मुझे इन 3 टॉपिक का फीडबैक चाहिए। आप जाने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि इन सभी में आपको ये सब आते थे, लेकिन मैंने 50% चीज़ें आपको इनमें नहीं सिखाई, नई तरीके से सिखाई। और कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं था जो किताबिक भाषा, किताबिक लैंग्वेज और किताब के तरीके से आपके सामने रखा गया हो। तो यहाँ पे वर्णमाला, संधि और उपसर्ग अगर आपको लग रहा है कि अब हम क्वेश्चन बना पाएंगे, तो एक बार सारे के सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए जी। अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें 100% चीज़ें समझ गए हैं, तो आप लिखिए 100%। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमने यहाँ पे 90% चीज़ों को समझा है, तो 90%, 80% है तो 80, और 70% है तो 70%। तो यहाँ वर्णमाला, संधि, उपसर्ग ये केवल 3 टॉपिक नहीं है, ये केवल 3 टॉपिक नहीं है, ये अपने आप में जो आगे टॉपिक आएंगे ये सारे आगे वाले इन्हीं टॉपिक पे डिपेंड होंगे। छंद को बिना वर्णमाला के नहीं सीख सकते, वर्तनी को, पर्यायवाची को नहीं कर सकते। तो एक बार सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, जितने % चीज़ें आपकी समझ में आई, किताब में पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि किताब आपके पास है, आप अपने आप पढ़ लेते। आपने पैसे खर्च किए हैं, आप समय दे रहे हो, और उसी चीज़ को मैं ध्यान में रख के आपको उस लेवल का कंटेंट और उस लेवल की तैयारी करा रहा हूँ, जिसकी वजह से 2 स्टार आपके कंधों पे आ जाएंगे। जी जी, चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, चलो थैंक यू, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब ये जितने भी 90% वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 80% वाले ये रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। जितने रेगुलर क्लास अटेंड कर दोगे तो ये अपने आप में 100% पहुंच जाएगा, ठीक है। 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो जब आपको टीचर पे भरोसा नहीं होता है, ठीक है, तब आप टीचर से नहीं सीख पाते। दूसरा, आप जब किताबिक चीज़ों को साइड में रख के नहीं चलते, नए तरीके से जो चीज़ आपके सामने रखी जा रही है उसके साथ आप नहीं जुड़ते, तब आपका % 90 रहता है, 95 रहता है, 80% रहता है। लेकिन अगर आप अपने आप को ये मान के चलो कि मुझे कुछ नहीं आता, मैंने हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा, मुझे नए तरीके से चीज़ें सीखनी है, सीक्वेंस में सीखनी है, तो प्यारे दोस्तों मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ, जैसे मेरा टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपके पास एक भी डाउट नहीं बचेगा। पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में आपके क्या कमेंट हुआ करते थे, सर जी ये बताइए, सर जी ये बताइए, सर जी इसमें क्या, सर जी इसमें क्या। मैंने कमेंट लेना बंद किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ यहाँ लाइव होते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है इस बैच में कितने बच्चे हैं, और आपको ये भी अंदाज़ा नहीं है कि हिंदी में सबसे ज़्यादा बच्चे लाइव क्यों होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम है। सबको पता है हिंदी के दम पे सिलेक्शन होता है, सबको पता है हिंदी में 40 के 40 क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं, और सबको पता है हिंदी का इतना सिलेबस है, उससे बाहर कुछ आता नहीं है। तो कहने का मतलब ये बाकी सब्जेक्ट में तो आएगा दाएँ बाएँ की चीज़, लेकिन हिंदी में जो हम पढ़ा रहे हैं उससे बाहर कुछ जाएगा नहीं ना, आज तक गया है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जो आपके पास प्रीवियस नॉलेज है, जो आपके पास पूर्व ज्ञान है, उसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाया करो, उसको आप साइड में रखा करो, ठीक है। अगर आप साइड में रख के चलोगे तो आप नई चीज़ सीख पाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना है जी जी। तो पेपर के चक्कर में क्लास छूट गई तो रेगुलर क्लास लेना ज़रूरी है। रेगुलर क्लास नहीं लोगे आगे की चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। उपसर्ग में ऐसा कुछ नहीं था, जो संधि के कॉन्सेप्ट क्लियर जिसने कर लिए थे वो आराम से उपसर्ग कर लेता है। इसलिए पहले वर्णमाला पढ़ाई, क्योंकि वर्णमाला से हमने संधि को किया, संधि से हमने उपसर्ग को किया। अब इन तीनों टॉपिक से हम किसको करेंगे, प्रत्यय को करेंगे, और फिर इन चारों टॉपिक से किसको करेंगे, यहाँ पे वर्तनी को करेंगे। तो वर्तनी आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके चारों टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर
ना हो। अब देखते हैं, आप अपने आप शब्द बताओगे। जैसे ये चारों टॉपिक कंप्लीट हो गए, आप अपने आप शब्द बताओगे, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, और इसमें अशुद्धि का कारण ये है, और ये शुद्ध है तो इस वजह से है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें आपने सीखती रहे, वर्णमाला कर ली, संधि कर ली, ये हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पे जाइए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये मेरे चैनल का नाम है हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल। 2 दिन आपके पास है, ठीक है जी। इन 2 दिन में आपको क्या करना है, मेरे कहने से टॉपिक वाइज, ठीक है, मैंने टॉपिक वाइज वहाँ 3 से 4 बार प्रैक्टिस कराई है। तो टॉपिक वाइज आप जो भी क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज जो भी मैंने वर्णमाला संधि उपसर्ग के क्वेश्चन कराए, एक बार वो करके देखिए। हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी टॉपिक वाइज मैंने कभी किसी टॉपिक में, प्यारे दोस्तों, 60 क्वेश्चन लिए हैं, तो कभी किसी टॉपिक में 100 प्रश्न लिए हैं। अगर आप मेरे कहने से इनकी 2-2 क्लास अटेंड कर दो, 2 क्लास वर्णमाला की प्रैक्टिस जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, 2 क्लास आप संधि की, और 2 क्लास ये मैं दावे के साथ कहता हूँ सेम ऑप्शन सेम क्वेश्चन के साथ आपको परीक्षा में वो चीज़ मिलेगी। आपने तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी। और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कहाँ मिलेगी, हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पे। आप डालोगे हिंदी बाई अरुण सर वर्णमाला, अरुण सर संधि, अरुण सर उपसर्ग, तो भी वीडियो आएगी निकल के, ठीक है। या फिर हिंदी बाई अरुण सर जाओगे, प्ले लिस्ट में जाओगे टॉपिक वाइज किसी सीरीज के अंदर, और वहाँ से वर्णमाला संधि उपसर्ग को करोगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, उसके बाद आप कोई भी मॉक टेस्ट लगाओ, उसके बाद कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, उसके बाद किसी भी किताब प्रीवियस क्वेश्चन से आप क्वेश्चन करो, 100 के 100% आप आंसर की खुद तैयार करोगे, सॉल्यूशन खुद बताओगे, और सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दोगे। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो मिलता हूँ मंडे को पढ़ते वाले टॉपिक के साथ।